दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कंपाउंड लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। वेयर विनिंग इज ए हैबिट। माई सेल्फ टीसी सैनी, फाउंडर ऑफ लक्ष्य कंपाउंड दाता रामगढ़ सीकर। लास्ट वाले लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे डी एंड एफ लो की प्रॉपर्टीज़। वहाँ पर अपन ने 4 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे अपन 5th प्रॉपर्टीज से, और 5th प्रॉपर्टीज कौन सी स्टडी करेंगे अपन? ऑक्सीडेशन स्टेट से। क्लियर है? तो अब आपको मैं इस वाले लेक्चर के अंदर एक एक पॉइंट, ऐसा सटीक पॉइंट बताऊंगा जो आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आइए सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको करना क्या है कि जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन किस में होता है? n-1d ऑर्बिटल के अंदर होता है। तो आपको पहला रीजन तो ये देना होगा कि जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें n-1d ऑर्बिटल एंड ns ऑर्बिटल है, इनके बीच में जो एनर्जी का गैप है, एनर्जी डिफरेंस, वो क्या होता है? मिनिमम में होता है। इसी के कारण जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं? चूज करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखिए अपना यहाँ पर क्या बनेगा। पहला स्टेटमेंट ये बनेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स shows highest oxidation state due to almost same energy of n-1d and ns ऑर्बिटल। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनता है कि जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेज को क्यों शोज करते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या होगा? क्योंकि उनके बीच में जो भी आपका n-1d ऑर्बिटल एंड जो आपका ns ऑर्बिटल है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है? लेस होता है। अदरवाइज इन दोनों का एनर्जी लेवल क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम होता है। क्लियर है? ये तो इससे इजीली इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अपन ns इलेक्ट्रॉन, जो ns ऑर्बिटल है, इससे भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ n-1d जो ऑर्बिटल है, इसे भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है? सेकंड वाला पॉइंट, अब देखो जो मैंने प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन डिस्कस कर चुके, उसमें मैंने 3D सीरीज के लिए आपको स्पेसिफिक कुछ पॉइंट बताए थे ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। एक बार वापस से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। 3D सीरीज का मीनिंग क्या है? एलिमेंट स्टार्ट होती है आपकी 3D सीरीज आपकी स्कैंडियम से और एंडिंग आम पर होता है जिंक पर। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ये मैंने आपकी 3D सीरीज बना दी। स्टार्टिंग हो रही है 21 स्कैंडियम से और एंडिंग हो रहा है आपके 30 जिंक पर। ये वाला ग्रुप नंबर 3rd है और ये वाला ग्रुप नंबर कौन सा है? 12 है। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से मीनिंग इनकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ही मेरे को यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इनके जो स्कैंडियम में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3। अब ध्यान से सुना क्या बोल रहा हूँ। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपके पास जैसे जैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। मीनिंग क्या बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ से स्कैंडियम से लेकर जो मैंगनीज है ना, यहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और आफ्टर मैंगनीज ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। मीनिंग क्या है? एज वेल एज अ नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स विल बी इंक्रीज। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी शो कर रहा है? +3। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है मैंगनीज हाईएस्ट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? 3D सीरीज में हाईएस्ट होती है मैंगनीज की कितनी? +7। नहीं, यहाँ से +3 से इंक्रीज करते करते कहाँ पर जाना आपको? +7 है। और मैंने ये भी सीखा रखा है कि जो 12th ग्रुप के एलिमेंट है जिंक, कैडमियम, मरकरी, उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +2। तो यहाँ से +3 से कहाँ तक जाना आपको? +7 से, और इसके बाद में डिक्रीज करते हुए कहाँ पर जाना आपको? +2 पर। तो देखो टाइटेनियम की कितनी हो जाएगी मैक्सिमम? +4, +5, +6। आयरन की हो जाएगी आपके +6, +5 कोबाल्ट की, निकल की +4 और +3 किसकी हो जाएगी? कॉपर की। ये जो मैंने ये मेंशन की ये ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैक्सिमम
ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ध्यान रखना है। स्कैंडियम की मैक्सिमम +3 होती है, जिंक की कितनी होती है +2 होती है। सबसे मैक्सिमम 3D सीरीज में किसकी होती है, मैंगनीज की होती है, कितनी +7। लिंक +3 से लेकर +7 तक इंक्रीज करना और आफ्टर +7 क्या करना, आपको डिक्रीज करना है। और मैंने एक पॉइंट बता दिया, क्या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन n-1d एंड ns ऑर्बिटल। क्लियर है यहां तक। तो यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, क्या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d ऑर्बिटल एंड ns ऑर्बिटल। ये वाली बात ध्यान रखना आपको। क्लियर, दोनों के अंदर जितने ज्यादा अनपेयर नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर है। अब देखो, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, क्या स्कैंडियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ओनली एग्जिस्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मीनिंग ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट था जिंक, ये किसमें एग्जिस्टेंस रखता है, ये आपके ओनली एग्जिस्टेंस करता है ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लियर है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज, जो भी 3D सीरीज है इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कौन कर रहा है, मैंगनीज। यहां पर क्या हो जाएगा, ये मैंगनीज, और मैंगनीज भी कितनी करेगा, +7 करेगा। अगर बात करता हूं मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, MPT मीनिंग क्या हो गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो यहां पर जो आपके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शोज करती है आपके ऑस्मियम एंड रुथेनियम, ये कितनी शो करती है, +8 शो करते हैं। क्लियर है। तो ये तो नॉर्मल पॉइंट हो गया, किससे रिलेटेड बता दिया मैंने, 3D सीरीज में मैक्सिमम कौन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम कौन है, जिंक ओनली +2, स्कैंडियम ओनली +3। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीन जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके n-1d ऑर्बिटल एंड ns ऑर्बिटल के अंदर होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर है। और लॉजिक क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो यहाँ पर n-1d ऑर्बिटल है और ns जो ऑर्बिटल है इनके बीच का जो एनर्जी लेवल है या एनर्जी गैप है वो क्या होता है, मिनिमम होता है या ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इजीली अपन इलेक्ट्रॉन ns से भी रिमूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं n-1d ऑर्बिटल से। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखो यहां तक क्लियर है। अब यहां पर अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ही कुछ और पॉइंट है जिनकी स्टडी करेंगे कि अब आपके पास जो भी आपके ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं इनके अगर मान लीजिए आपके पास कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है तो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 होती है, मीनिंग कितनी होती है, 0 होती है। पहले तो ये समझो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे किसको, तो आइए एक एक पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। ये लीजिए पहला पॉइंट, अगर मान लीजिए आपके पास ये वाला लिगेंड है, लिगेंड कौन सा, अगर आपके पास CO, इसको अपन क्या बोलते, कार्बोनिल। CO को कौन सा लिगेंड बोलते, इसको बोलते अपन कार्बोनिल लिगेंड। लिगेंड का मीनिंग अपना जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन डी ब्लॉक कंप्लीट होते ही, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां पर इसको ब्रीफ में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। लिगेंड क्या होता है, कोई भी आपके न्यूट्रल अदरवाइज क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है जो कि मेटल है उसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करती है, डोनेशन करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, उसी को क्या बोलते हैं अपन, लिगेंड बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ये लिगेंड कौन सा है, CO को मैंने कौन सा बोलते हैं, कार्बोनिल। अगर इस कार्बोनिल के साथ डी ब्लॉक का एलिमेंट अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है तो अपन उसको क्या बोल देंगे, मेटल कार्बोनिल। ठीक है। तो जो भी मेटल कार्बोनिल है उनके अंदर जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट का कितना होता है, 0 होता है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार आपके एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल देकर पूछा गया है तो इसको ध्यान रखना है। अभी 2019 के अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था जिसमें डायरेक्टली इसने क्या पूछ लिया था, ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर पॉइंट क्या बनेगा, ट्रांजिशन मेटल शोज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स
इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। मीनिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपके ट्रांजिशन मेटल है या ट्रांजिशन मेटल है वो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। किसमें? इन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। अब एग्जांपल ध्यान रखना, इसका मीनिंग क्या है, आपके पास डी ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए और लिगेंड वो कौन सा होना चाहिए, केवल और केवल ओनली कौन सा होना चाहिए, कार्बोनिल। अगर इसके अलावा लिगेंड है तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है, मीनिंग वहां पर 0 नहीं होगी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, जब भी केवल और केवल लिगेंड कौन सा आता है, कार्बोनिल आता है डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ, ट्रांजिशन मेटल के साथ, तो उस वाली कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चूज करेगा, ऑलवेज 0। एग्जाम्पल देखिए इसका, निकल टेट्रा कार्बोनिल NiCO4, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया निकल वाला। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखिए, आयरन पेंटाक्लोराइड FeCO5 हो गया। एंड थर्ड एग्जाम्पल और मेंशन कर देते हैं अपन, क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल CO6। ये जितने भी आपके पास मैंने देखो कौन से कॉम्प्लेक्स है, ये वाले मेटल कार्बोनिल, मेटल है और मेटल के अलावा लिगेंड कौन सा, कार्बोनिल, इसके अलावा कोई दूसरा लिगेंड नहीं है। मेटल आयरन कार्बोनिल, मेटल क्रोमियम और आपके क्या हो गया, लिगेंड कौन सा हो गया, कार्बोनिल। तो अगर आपको यहाँ पर पूछ ले कि निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो आपको पता होना चाहिए निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 0। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस वाले में, आयरन पेंटाक्लोराइड में आयरन का भी कितना आएगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसी टाइप से जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना आएगा, आपके पास 0 आएगा। एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, जो भी आपके मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस है उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल शुड बी 0। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए इसी के अंदर। अब देखो एक बात यहां पर यह आती है कि जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो अपनी मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 ही एलिमेंट के साथ चूज करते हैं। पहला होता है आपके फ्लोरीन और सेकंड वाला होता है आपके ऑक्सीजन। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक है ये कि आपकी जो कंप्लीट जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मीनिंग जो अधिकतम जो विद्युत ऋणता किसकी होती है, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन के साथ साथ किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विद द फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है? तो ये वाला पॉइंट भी क्या बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ये लीजिए मेंशन करता हूं मैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स shows maximum oxidation state, shows maximum oxidation state with fluorine and oxygen due to small size, due to small size and high electronegativity, high electronegativity of oxygen and फ्लोरीन। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। इसके 2 ही लॉजिक है, कई बार ये वाला भी आपके 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है आरबीसी एग्जाम में कि जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो इसका आपको आंसर क्या देना है, ड्यू टू द स्मॉल साइज and high electronegativity of the oxygen and fluorine, so D block element shows maximum oxidation state with the fluorine and oxygen। अब देखो इसका एक और एडवांस लॉजिक बता देता हूं मैं, ये जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब भी बॉन्ड बनाएगा ना, तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है इनके इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, एक्साइटेशन कर देगा। क्लियर है? तो इजीली किसमें आ जाएगा, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या कर जाएगा, लाइज कर जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे, अब आपके पास मान लीजिए कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट और आपको पता करना हो कि कौन सा तो आपके पास जो आपके पास कंपाउंड बना उसका नेचर बेसिक और ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। क्लियर है? तो इसके लिए कि इजी सा स्टेटमेंट है क्या कि जब भी डी ब्लॉक के एलिमेंट बॉन्डिंग कर रही है किसमें, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो लोअर ऑक्सीडेशन वाले स्टेट वाले जो आपके जितने भी कंपाउंड है उनका नेचर कैसा होगा, आयोनिक होगा। जबकि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं, उस वाली कंडीशन में जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उनका नेचर कैसा होगा, कोवलेंट होगा। क्लियर है? तो ये वाला पॉइंट अब आपको ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट वाला क्या बन जाएगा, द बॉन्डिंग in compounds, the bonding in compounds of lower oxidation state
of lower oxidation states mostly ionic, whereas the bonding in compounds of higher oxidation state mostly covalent इन नेचर। ये स्टेटमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि आपको कैसे पता चलेगा जो भी आपका कंपाउंड उसके नेचर का कैसा पता चलेगा। तो डायरेक्ट ध्यान रखना, अगर जो भी कंपाउंड उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो उस वाले कंपाउंड का नेचर कैसा होगा, आयोनिक होगा। क्लियर है। लेकिन जब भी मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस वाली इस कंडीशन में जो भी आपका कंपाउंड है उसका नेचर कौन सा होगा, वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। मीनिंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोवलेंट बॉन्डिंग को प्रीफर करता है, जबकि आपके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ब्लॉक के एलिमेंट वो कौन सी बॉन्डिंग को प्रीफर करते हैं, आपके आयोनिक बॉन्डिंग को प्रीफर करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक दो पॉइंट और है उनको भी डिस्कशन करते हैं। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल एकदम सटीक पॉइंट है जो आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आते हैं, उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। एक भी जो पॉइंट है वो एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट एज इट इज एग्जाम के अंदर पुट होते, इस टाइप के जो पॉइंट है मेंशन कर रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट का अपन क्या बोलेंगे। अब देखो आपको कंपैरिजन करवा लेता है, और कंपैरिजन भी किसका करवाता है, आपको दो ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड करवा देता है और उनमें से पूछता है कि विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल इन बिटवीन देम। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप से क्वेश्चन को क्रिएट कर सकता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपन, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं, नोट लगाकर मेंशन कर लेना, क्योंकि जो भी आपके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल वाले जितने भी कंपाउंड है, मीनिंग ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एप्लीकेबल कौन सा होगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल एंड मेटल आयंस should be D0, D5 and D10, then this is the extra stability rule of the orbital and this type of oxidation state is highly stable। क्लियर है। यहाँ पर आपके पास अगर मान लीजिए कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसकी मेटल या मेटल आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो डी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 हो जाए, D5 हो जाए, अदरवाइज कौन सा हो जाए, D10 हो जाए, तो वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, आपकी हाईली स्टेबल होती है। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करवा रहा हूं मैं, यहाँ पर क्या पॉइंट बनेगा अपना, पॉइंट ये बनेगा D0, D5 एंड D10। ये ध्यान रखना है, D0, D5 एंड D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल एंड मेटल आयन, या तो कोई मेटल हो गया आपके पास, अदरवाइज क्या होगा, कोई भी मेटल आयन होगा। तो D0, D5 एंड D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल एंड मेटल आयन आर हाईली स्टेबल, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, आर मोस्ट स्टेबल। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आता है, ये लीजिए पहला नंबर का क्वेश्चन आपको मेंशन कर दिया, विच ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज स्टेबल। ये आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया कि आपके पास कौन सी ऐसी मैंगनीज है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, स्टेबल होगी या हाईली स्टेबल होगी, और उसने प्रोवाइड करवा दिया। ये लीजिए, एक तो आपको मेंशन करवा दिया मैंगनीज +2 और एक मेंशन करवा दिया आपको मैंगनीज +3। इनमें से आपको डिसाइड करना है कि जो स्टेबिलिटी है ना वो मैंगनीज +2 वाले की ज़्यादा है, अदरवाइज आपके मैंगनीज +3 वाले की। अब देखो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देख रखे डी एंड एफ ब्लॉक के, तो पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 को सीन कीजिए, उसको देखिए, उसको व्यू करने के बाद में आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है सोल्व होंगे। यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करने का मैंने मेथड बता रखा था।
मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना है 25, यहाँ पर भी कितना आ गया 25। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, मैंने क्या बताया था, जितना प्लस चार्ज है ना उतने इलेक्ट्रॉन अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और मैंने आपको हिंट दिया था ऑलवेज इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कहाँ से करना है, पहले NS ऑर्बिटल से। तो यहाँ पर 25 है, मीनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3D के अंदर तो कितना आ जाएगा, देखो लास्ट वाला नंबर लिख देना 5, तो यहाँ पर तो 5 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4s2 आ जाएगा 4s2। इसी टाइप से ये भी मैंगनीज है, यहाँ पर भी क्या बनेगा 3d5 और यहाँ पर भी क्या आएगा 4s2 आएगा। ये तो मैंने नॉर्मल मैंगनीज का लिखा है, क्लियर है। मेरे को डील किससे करना है, इन दोनों आयन से डील करना है। Mn+2 मोर स्टेबल है, अदरवाइज कौन सा स्टेबल है Mn+3। तो मैंने क्या बोला, देखो Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया मैंने, 4s कितना हो गया 0। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास कितना आ रहा है 3d5 और देखो d5 आ गया, मीनिंग ये वाला क्या होगा मोस्ट स्टेबल। Mn+3 का देखो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से रिमूव कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया, मीनिंग 4s के अंदर तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 0 और d के अंदर 5 नहीं रहकर कितना रह जाएगा 4। अब आपको इजीली सीन हो गया कि Mn+2 और Mn+3 की जब भी स्टेबिलिटी से डील करवाएगा विच इज मोर स्टेबल, Mn+2 इज मोर स्टेबल ड्यू टू द d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल गया कि जो आपके स्टेबिलिटी है ऑक्सीडेशन स्टेट की वो किसकी ग्रेटर होगी, उसमें आपको ये पता चल गया Mn+2 इज मोर स्टेबल देन Mn+3। और इसका लॉजिक भी बता दिया ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैंगनीज+2 हैविंग d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज हाईली स्टेबल, क्लियर है। तो ये वाला हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया। इसी टाइप से सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, ये लीजिए। एक तो दे दिया आपको Iron+2 एंड सेकंड दे दिया आपको Iron+3 और इनमें से आपको क्या पूछ लिया, इनकी स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करवा लिया। स्टेबिलिटी इजीली कर दोगे। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, मैंने याद करवा दिया आपको पिछले लेक्चर के अंदर। तो प्रीवियस लेक्चर जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो जाकर पहले प्रीवियस लेक्चर को देखिए, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो आयरन का कितना 26, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ मैं। ये लीजिए Iron+2 और इधर किसका आ गया Iron+3। तो Iron+2 का क्या हो जाएगा 3d6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s2। सेम टाइप से ये भी मेरे पास आयरन है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके 3d6, ये लीजिए 3d6 4s2। ये मैंने लिखा है भी नॉर्मल आयरन का, लेकिन मेरे को क्या चाहिए +2 में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव कर दूंगा s से, तो यहाँ पर तो क्या आ गया 0। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने 3 इलेक्ट्रॉन, 2 तो कहाँ से रिमूव कर दिए मैंने s से, 4s0। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा पहले 6 थे d में, अब कितने रह जाएंगे 5। अब आपको पता चल गया Fe+2 में 3d6 आ रहा है और Fe+3 में क्या आ रहा है 3d5 आ रहा है। तो विच वन इज मोस्ट स्टेबल, Fe+3 आयन इज मोर स्टेबल देन Fe+2। रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज Fe+3 आयन कंटेनिंग हैविंग 3d5 ऑर्बिटल। 3d5 ऑर्बिटल का मीनिंग क्या हो गया, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज मोर स्टेबल इन मेटल एंड मेटल आयन। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी डायरेक्ट, अगर आपसे यहाँ पर पूछे स्टेबिलिटी तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि स्टेबिलिटी के अंदर क्या होगा, ये जो आपका Iron+3 इज मोर स्टेबल देन Iron+2 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर d5 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है d6 आ रहा है। लॉजिक आपके सामने, स्टेटमेंट आपके सामने, बस आपको तो इसको अप्लाई करना आना चाहिए। और अप्लाई आप कब कर पाओगे, जब मेरे प्रीवियस लेक्चर उनको अच्छे से देखोगे तो आपको इनका डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो कहाँ से रिमूव करना है इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेकिन अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गच्चा खा जाते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड वाला, क्लियर है। और कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है, नीट और IIT के एग्जाम में। ये कंपैरिजन करवाता है वो Copper+1 एंड Copper+2 और यहाँ पर भी क्या पूछता है आपसे, स्टेबिलिटी की बात करता है, क्लियर है। अब यहाँ पर एक बात स्पेशली ध्यान रखना है कि Copper+1 एंड Copper+2 में अगर अपन इसके अकॉर्डिंग जाए तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा। तो इसे बचने के लिए देखो कैसे बताना है, ये लीजिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक तो मेरे पास क्या है Copper+1 और सेकंड वाला क्या हो गया मेरे पास Copper+2। और आपको अच्छे से पता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 29, 24 और 29 वाला तो क्या होता है एक्सेप्शंस होते हैं आपके। तो इसका क्या बन जाएगा देखो 3d10
और 4s2 नहीं आकर कितना आता है 1। मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में क्रोमियम और कॉपर 24 और 29 पर क्या करते हैं एस वाला इलेक्ट्रॉन किस में अपन शिफ्ट कर देते हैं डी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे डी में शिफ्ट करेंगे तो क्रोमियम में तो बन जाता है हाफ फील्ड D5 और आपके कॉपर में बनेगा D10 मीनिंग क्या बन जाएगा फुली फील्ड। तो यहाँ पर भी देखो क्या सीन क्रिएट होगा 3D10 हो गया और 4s क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर कॉपर +1 है, ये तो मैंने अभी नॉर्मल कॉपर का लिखा है। +1 कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर तो क्या आ गया 4s0। कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है 2 इलेक्ट्रॉन को, एक तो s से जाएगा तो s में 0, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा आपके 3d से 10 थे, अब कितने रह जाएंगे 9 रह जाएंगे। अगर आप इस बेस पर गए तो आपका आंसर क्या होगा कॉपर +1 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +2। गलत हो जाएगा, इसीलिए मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो इसका देखो आंसर क्या होगा, इसमें जस्ट ऑपोजिट करना और उसका आपको रीजन भी बताऊंगा मैं इसने ऑपोजिट क्यों किया है। तो यहाँ पर देखो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस वाले केस में जो स्टेबिलिटी है वो कॉपर +2 की है, किसके कॉम्पेरिजन में कॉपर +1। जबकि आपको दिख रहा है यहाँ पर कॉपर +1 में क्या है 3d10 है, d10 है, तो d10 होने के कारण कौन सा स्टेबल होना चाहिए था कॉपर +1, लेकिन यहाँ पर स्टेबल कौन सा हो रहा है कॉपर +2। तो यहाँ पर कॉपर +2 के स्टेबल होने का आपको अगर रीजन चाहिए तो रीजन क्या जाएगा ड्यू टू हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाई हीट ऑफ द हाइड्रेशन। ये अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या कि जो भी आपके पास अगर मान लीजिए कोई भी मेटल आयन है और उस मेटल आयन पर जितना ज़्यादा चार्ज होता है ना तो वो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी उतनी ही मैक्सिमम रखता है, मीनिंग उतनी क्या बनाता है संकुल यौगिक बनाता है। तो ये ध्यान रखना हाई चार्ज वाले जितने भी मेटल एंड मेटल साइंस हैविंग ए हाईएस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। तो मीनिंग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कौन ज्यादा करेगा कॉपर +2 वाला, तो इसकी हाई हीट ऑफ द क्या होगी हाइड्रेशन। मीनिंग जो हाइड्रेशन है आपके हाई हीट ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है कॉपर +2 की। क्लियर है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर एक स्पेशल ध्यान रखना कॉपर +1 एंड कॉपर +2 वाला, इसमें बहुत से स्टूडेंट कच्चा खा जाते हैं और मैंने इसका लॉजिक भी बता दिया। यहाँ पर ये आपके जो आपके फंडामेंटल कंसेप्ट है ये नहीं चलेगा, यहाँ पर आपके डोमिनेट कौन करेगा कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स का जब भी फॉर्मेशन होता है तो सीधा सा ध्यान रखो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है ना किसी भी मेटल और मेटल आयन पर वो उतना ज्यादा क्या बनाता है कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +2 है, कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा ज्यादा कॉपर +2, तो इसकी क्या हो जाएगी हाई हीट ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर है? हाई हीट ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी। तो कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहां तक आपके अब लास्ट पॉइंट बचता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करने वाला। उसमें पूछता है आपके ऑक्साइड, यानी जो भी आपके ट्रांजिशन जो आपके एलिमेंट है इनके ऑक्साइड इनके नेचर के बारे में पूछता है। कौन सा तो आपके बेसिक नेचर का है, कौन सा आपके एसिडिक नेचर का है, और ऐसा कौन सा है जिसका नेचर एम्फोटेरिक है, जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, अदरवाइज किसकी तरह बिहेव कर सकता है बेस की तरह भी क्या कर लेगा बिहेव कर लेगा। उसी को अपन कौन सा बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। तो देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट बनेगा इस ऑक्सीडेशन स्टेट का लास्ट पॉइंट है क्या ट्रांजिशन मेटल, ये लीजिए नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, जो भी आपके संक्रमण तत्व के धातुओं के जो भी ऑक्साइड है जिनको क्या बोल रहा हूं मैं ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मान लीजिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है ना तो उनका नेचर कौन सा होगा वो वाले होंगे आपके बेसिक नेचर के। क्लियर है? सेकेंड वाला पॉइंट क्या बन जाएगा इसी के अंदर ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन से नेचर के हो जाएंगे आपके एसिडिक नेचर के हो जाएंगे। क्लियर है? थर्ड पॉइंट रह जाएगा आपके ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, मीनिंग ना तो हाईएस्ट हो ना ही क्या लोवेस्ट हो, इंटरमीडिएट वाली कंडीशन आती है, उस वाली कंडीशन में इनका नेचर हो जाएगा एम्फोटेरिक नेचर। कौन सा नेचर हो जाएगा एम्फोटेरिक।
नहीं, यहाँ पर उभयधर्मी हो जाएंगे, एसिड की तरह भी बिहेव कर लेगा और साथ में किसकी तरह बिहेव कर लेगा, बेस की तरह भी क्या कर लेगा, बिहेव कर लेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आता है, आपको कुछ ऑक्साइड प्रोवाइड करवा देता है और डायरेक्ट बोल देता है आइडेंटिफाई द विच ऑक्साइड इज द एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक इन नेचर, और इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट ये आंसर देने के लिए हिंट लिखवा दिया। लोअर ऑक्सीडेशन वाला क्या होगा, बेसिक होगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाला एसिडिक होगा, और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। अब आइए डिस्कशन करते हैं। ये लीजिए, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया। ये आपको पहला दे दिया MnO, फिर आपको बोल दिया Mn2O7, इसके बाद में बोल दिया आपको Mn2O3, क्लियर है, और उसके बाद में बोल दिया आपको MnO2। अब आइए इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, और आपको यही पूछा है कि विच ऑक्साइड इज एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक इन नेचर, मीनिंग इनके आपको एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक नेचर से डील करना है। मेथड मैंने ये बता दिया कैसे डील करना है आपको डायरेक्टली। तो आइए सबसे पहले देखो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कीजिए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का एक सिंपल सा लॉजिक क्या होता है कि जो भी आपका कंपाउंड आपको प्रोवाइड है ना, उसके ऊपर जितना चार्ज दिया हुआ है, तो जितने भी उस कंपाउंड में एलिमेंट है, उन सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल होता है, उसके ऊपर एग्जिस्ट करने वाले चार्ज के इक्वल होता है। यहाँ पर देखो चार्ज है क्या, चार्ज स्पीशीज है ही नहीं, मीनिंग यहाँ पर किसके इक्वल होगा, जितने भी एलिमेंट है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम। चार्ज नहीं है तो किसके इक्वल बोल दूंगा, 0 के। और अपने ये पढ़ के रखा है अपने 11th क्लास में कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ रूल्स है, उसमें जो ऑक्सीजन है वो जनरली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -2 करता है। तो अपन को फाइंड आउट किसकी करनी है, मैंगनीज की। इसको x कंसिडर कर लूंगा, क्या आ जाएगी यहाँ पर देखो x प्लस -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +2, क्लियर है। तो यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन, एक बार इसको फाइंड आउट करने का आपको मेथड भी बता देता हूँ। कई स्टूडेंट है जिनको ये पता नहीं है कि किस टाइप से अपन ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं। जिसको भी फाइंड आउट करनी है उसको x कंसिडर कर लो। तो मैंगनीज 1 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 मल्टीप्लाई विद x प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, तो 1 मल्टीप्लाई विद -2। और देखो दो ही एलिमेंट है, दोनों का मैंने सम कर दिया, किसके इक्वल होगा, उसके ऊपर एग्जिस्ट करने वाले चार्ज के। कितना चार्ज है, कुछ नहीं, मीनिंग 0, इक्वल किसके कर दिया है मैंने, 0 के। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +2। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसमें, +2। नेक्स्ट वाले में खुद फाइंड आउट करके बताओ, 2x प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा, 14 को डिवाइड करो 2 से, कितना आ जाएगा, +7 में मैंगनीज। यहाँ पर मैंगनीज किस में आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2, मीनिंग किस में आ जाएगा, +3 में आ जाएगा। यहाँ पर मैंगनीज क्या आ जाएगा, x प्लस 2 मल्टीप्लाई विद -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मैंगनीज का कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा, क्लियर है। अब मेरा जो टारगेट आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट नहीं करवाना था, मेरा यहाँ पर जो मोटो क्या था, बेसिक, एसिडिक और एम्फोटेरिक नेचर से डील करवाना। तो अब आइए आपको इजीली पता चल गया होगा, पॉइंट मैंने पहले से लिख रखे। लोअर ऑक्सीडेशन वाला बेसिक होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिडिक होता है, और इंटरमीडिएट वाले क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। अभी अपन देख कर आए ये किसके कंपाउंड दिया, मैंगनीज, और मैंने बताया है मैंगनीज जो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +7। नहीं, +7 वाला तो कौन सा होगा, एसिडिक, क्यों, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाला एसिडिक। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +2, मीनिंग ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपके बेसिक नेचर का। और इंटरमीडिएट किस में आ रहे हैं, मीनिंग हाईएस्ट और लोवेस्ट, +2 और +7 के बीच में तो लाइज करेगा, +4 और +3, मीनिंग ये दोनों कौन से हो जाएंगे, एम्फोटेरिक नेचर के। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर ये बनेगा कि जो मेरा MnO मैंगनीज ऑक्साइड है, ये तो कौन से नेचर का हो जाएगा, आपके बेसिक नेचर का। लॉजिक बता दिया, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, लोअर में, क्लियर है। सेकंड वाला देखो Mn2O7, ये लीजिए Mn2O7, इसका नेचर कौन सा आएगा, एसिडिक नेचर का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंगनीज किसमें है, +7, जो क्या होती है, हाई है। बाकी के जो दोनों रह गए ना, कौन कौन से, ये लीजिए Mn2O3 एंड MnO2, क्लियर है। ये वाली इंटरमीडिएट है, मीनिंग ना ही तो लोवेस्ट है ना ही हाईएस्ट है, मीनिंग कौन से नेचर के, ये वाले हो जाएंगे आपके एम्फोटेरिक नेचर के। कौन से नेचर के होगी, एम्फोटेरिक
नेचर के। क्लियर है? तो यहाँ पर आकर आपके जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट से जितने टाइप के क्वेश्चंस पुटअप कर सकता है एग्जामिनर उतने टाइप के मैंने बता दिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आपको आरबीसी और सीबीएसई और आईआईटी एग्जाम में अगर किसी से भी डील करना हो तो ये कुछ पॉइंट है जो मैंने बिल्कुल सटीक पॉइंट बताइए जिससे आपका डायरेक्ट आंसर आता है, बिना फालतू की थ्योरी मैंने वैसे भी नहीं लिखवाता हूँ मैं। क्लियर है? तो आपको इजीली बस पॉइंट से डायरेक्ट आंसर निकालना आना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट फ्रेंड क्लिक्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।